एपिसोड 16 तुम मेरे रुद्रप्रिया नहीं हो सकती। गजमणि मिलते ही भेदी खुशी से पागल हो गया और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी के साथ बोला, गजकेसरी की धरोहर, गजमणि का स्वामी अब मैं हूँ। भेदी, तुम सब लोग आज से मेरे गुलाम हो। और फिर वो भीमा की तरफ मुड़ा और आगे बोला, गुलाम अपने सरदार से आंखें मिला के नहीं, आंखें झुकाकर बात करते हैं। सरदार भीमा बेखौफ उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बोला, झुकते कायर है, योद्धा नहीं। भेदी राधिका एकदम स्थिर खड़ी थी। जिस ऋत्विक पर विश्वास किया वो इतने वक्त से उसे धोखा दे रहा था। राधिका ऋत्विक के पास आई और थोड़ा गुस्से से बोली, ऋत्विक, आर यू आउट ऑफ माइंड? यह तुम कैसे बिहेव कर रहे हो? हमारा प्लान गजमणि लेकर वापस अपनी सदी लौटने का था ना, राइट? तो फिर यह सब क्या है? भेदी मुस्कुराते हुए बोला, ओ तुम कितनी भोली और बेवकूफ हो। यहाँ से जाने का प्लान तुम्हारा था। हम तो सदियों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। राधिका बोली, इसका मतलब यह लोग सच कह रहे थे, तुम भेदी हो? भेदी बोला, हाँ, मैं ही भेदी हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचाने तुम्हारे पीछे समय सदी पार करके इतनी दूर आया हूँ तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। नियति का खेल तो देखो, जो स्वप्न मैं तुम्हारी वजह से सदियों पहले पूर्ण नहीं कर पाया था, आज तुमने स्वयं अपने हाथों से उसे हमारे कदमों के लेकर रख दिया। राधिका खुद को कोसते हुए बोली, यह मैंने क्या कर दिया कान्हा जी? उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसका हृदय उसे कबीले वालों की बात ना मानकर उस धोखेबाज ऋत्विक पर विश्वास करने पर कोस रहा था। भेदी बोला, अरे अरे, यह क्या राधिका, तुम तो रोने लगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम चाहो तो हमारे साथ विवाह कर इस साम्राज्य की गजमाता है, ओहदा और रुतबा बरकरार रख सकती हो। तुम जैसी खूबसूरती के तो हम पहले भी ख्याल थे और आज भी। भीमा ने सैनिकों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस दुष्ट को। परंतु वहां खड़े सैनिकों ने भेदी की जगह भीमा और सेनापति को ही बंदी बना लिया। यह देख भीमा गुस्से से बोला, यह तुम लोग क्या कर रहे हो? इस पर भेदी शैतानी हंसी के साथ बोला, यह लोग अपने सरदार के आदेश का पालन कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी होगा वो अब इस भेदी के आदेश पर होगा। हमने पहले ही तुम्हारे सैनिकों को कुलकर्णी सैनिकों से बदल दिया था। यहाँ जो सैनिक मौजूद है वो हमारे हैं। यह सुन राधिका का खून खोल गया और उसने एक जोरदार तमाचा भेदी के मुंह पर जड़ दिया। भेदी ने इस तरह एक स्त्री के हाथों सबके समक्ष अपना अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, यह तुमने अच्छा नहीं किया। सैन को ले जाओ, इसे भी इन सब के साथ और बंदीगृह में डाल दो। कल सुबह हमारे राज्याभिषेक के पश्चात समस्त कबीले वालों के समक्ष हम स्वयं इन्हें ऐसी सजा देंगे जिससे गजकेसरी की रूह कांप जाएगी। भेदी के आदेशानुसार गजकेसरी के समस्त रक्षक परिवार को बंदी बना बंदीगृह में डाल दिया गया। अघोरा आजाद हो चुका था। भेदी और अघोरा अपनी जीत के जश्न में डूब गए थे। उधर राधिका भीमा से क्षमा मांगते हुए बोली, आई एम वेरी सॉरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि राधिका आगे कुछ बोलते सरदार भीमा गुस्से से उनके करीब आया और बोला, क्या नहीं जानती थी आपकी वजह से समस्त गजकेसरी संकट में पड़ गया है। सब कुछ होने के बाद आप चाहती है कि हम आपको क्षमा कर दे। भीमा और राधिका गुस्से गुस्से में एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। भीमा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जानती हो, इतने वर्षों में एक भी पल ऐसा नहीं था जो हमने आपके वियोग में नहीं काटा हो। हमारा हृदय हर पल हमसे कहता था कि हमारी रुद्रप्रिया हमारे पास एक दिन जरूरी लौटेगी। परंतु हमने स्वप्न में भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि तुम इस तरह गजकेसरी के लिए अभिशाप बनकर हमारे जीवन में लौटोगी। आज अपने जो जख्म हमारे हृदय को दिया है, उससे तो बेहतर आपके वियोग की वो पीड़ा थी। भीमा के एक एक शब्द में छुपी हुई पीड़ा को राधिका का हृदय अनुभव कर पा रहा था।
परंतु उसके मस्तिष्क से अतीत की वो स्मृतियां मिट चुकी थी और एक इतना करीब होते हुए भी सदियों के फासले उन दोनों के मध्य दीवार बन खड़े हो गए थे। राधिका भीमा को खुद से दूर करते हुए बोली, हमने पहले भी कहा था सबसे और आज भी कह रहे हैं, परंतु आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। मैं आपकी रुद्रप्रिया या गजमाता नहीं हूँ, मैं राधिका हूँ। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, हमारा गजकेशरी को संकट में डालने का कोई इरादा नहीं था। इस पर भीमा बोला, सही बोल रही है आप हमारी रुद्रप्रिया और गजकेशरी की गजमाता हो ही नहीं सकती। हमारी रुद्रप्रिय वो थी जिसे यह साम्राज्य, यहाँ के लोग अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। तुम्हारी तरह गजकेशरी की निष्ठा के साथ विश्वासघात कभी नहीं करती। वही दूसरी गजकेशरी साम्राज्य में खौफ का माहौल था। अभी तो राज्याभिषेक हुआ भी नहीं था कि अघोरा और भेदी का आतंक से पूरा गजकेशरी साम्राज्य तहराने लगा। भेदी अपने शाही कक्ष में मदिरा पान कर रहा था। उसके सामने गज अप्सरा मंदाकिनी की मनमोहक नृत्य चल रहा था। बहुत खूब मंदाकिनी, तुम्हारी मनमोहक अदाओं ने हमारे हृदय को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदाकिनी मदिरा से भरा प्याला अपने हाथों से भेदी को पिलाते हुए बोली, यह तो हमारी खुशकिस्मती है सरदार जो हम आपके हृदय को बहला पाए। भेदी ने मंदाकिनी को गले से लगाया और अगले ही क्षण अपनी कटार उसके पेट के आर पार कर दी। मंदाकिनी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। क्या कर पाएगा राधिका और भीमा का प्रेम, सदियों की यह दूरियां? क्या आजाद हो पाएगा गजकेसरी साम्राज्य गुलामी की इन बेड़ियों से? भीमा ने आखिर क्या ली मंदाकिनी की जान, जानने के लिए पढ़े आगे। एपिसोड 17 दिलों के एहसास आखिर कब बनेंगे जुबा के अल्फाज। मंदाकिनी दर्द से कह रहते हुए बोली, अपने हमारी निष्ठा और प्रेम का यह सिला दिया। हमने गजकेशरी के सारे गुप्त भेद तुम्हें लाकर दिए और अपने हमारी ही पीठ में चुरा घोंप दिया। क्यों भेदी? दर्द से तड़पते हुए मंदाकिनी ने अपने प्राण त्याग दिए। तभी भेदी गजमणि निकाली और मंदाकिनी के मस्तिष्क पर जैसे ही उसे रखा, उसका घाव भरने लगा और देखते ही देखते वो पुनः जीवित हो गई। यह देख भेदी खुश होते हुए बोला, मैं भेदी अब श्राव शक्तिमान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मंदाकिनी खुद को जीवित पाकर बोली, यह चमत्कार कैसे हुआ? और फिर उसने भेदी की तरफ देखा। भेदी के हाथ में गजमणि देख वो सब समझ गई। भेदी ने आपने गले से एक बहुमूल्य माला निकलते हुए मंदाकिनी को दी और बोला, अब तुम जा सकती हो। मंदाकिनी भेदी के समक्ष झुकी और बोली, सरदार भेदी की जय। जब भी मंदाकिनी की जरूरत हो हमें पुनः याद करना, हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। इस मंदाकिनी थोड़ा क्रोधित हुई, परंतु खुद को शांत करते हुए बोली, हमारी निष्ठा और प्रेम की कीमत सिर्फ तुच्छ मोतियों की माला, आपके उस वादे का क्या सरदार जो वर्षों पहले आपने हमें किया था। इस पर भेदी बोला, कौन से वादे की बात कर रही है आप? मंदाकिनी बोली, वही वादा जो आपने हमसे वर्षों पहले किया था, जब हमने गजकेशरी के खुफिया शिलालेख को अपनी जान पर खेलकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। तब आपने हमसे कहा था कि गजकेशरी का सरदार बनते ही आप हमसे विवाह कर गजकेसरी की गजमाता के ओहदे से नवाजेंगे। इस पर भेदी सैतानी मुस्कान के साथ मंदाकिनी के समीप आया और बोला, नर्तकियां मन बहलाने के काम आती है, विवाह कर ओहदों से नहीं नवाजी जाती। वर्षों पहले जो हुआ वो अतीत था और अतीत को जितनी जल्दी भुला दो बेहतर है। इन बेकार के स्वप्नों से बाहर आओ और अपनी हसीन अदाओं से हमारे हृदय को बहलाओ, बदले में हम तुम्हें हीरे जवर्तों से नवाजेंगे। अब जाओ यहाँ से, एकांत। मंदाकिनी रोते हुए वहां से अपमानित होकर जाने लगी। उसके दिल में गुस्से की ज्वाला भड़कने लगी। वो आपने आंसू पूछते हुए बोली, यह तुमने उचित नहीं किया, हमारा अपमान आपको महंगा पड़ेगा। मंदाकिनी वो बिजली है जो एक बार अगर किसी पर गिरी तो प्राण लेकर ही उठती है। वहीं दूसरी तरफ सरदार भीमा गहन चिंतन करते हुए बंदीगृह में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे।
उनका मस्तिष्क वहां से निकलने की योजना को खोजने में लगा था। वहीं राधिका का बंदीगृह में दम घुट रहा था। वहां बहुत अधिक अंधेरा था और गर्मी भी। वो अपने पल्लू से हवा करने लगी। राधिका भीमा से बोली, कब से आप इधर उधर बंदीगृह के चक्कर लगा रहे हैं? आपके दिमाग में कोई आइडिया आया भी या नहीं? हमारी तो गर्मी से हालत खराब हो रही है। इस बार भीमा बोला, इंडिया अर्थात। इस पर राधिका बोली, अर्थात योजना, यहाँ से भर निकलने की कुछ योजना सोचिए। भीमा गुस्सा होते हुए बोला, बड़ी विचित्र है, आप कुछ क्षण शांत रहेंगी तभी तो हम कुछ सोच पाएंगे। राधिका धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, खुद का दिमाग ठन ठन गोपाल, और गुस्सा हम पर निकल रहे हैं। कान्हा जी कहाँ फंसा दिया अपने हमें। तभी अचानक राधिका भीमा के सामने आते हुए बोली, हमने टीवी पर देखा है, पुराने टाइम के जो राजा महाराजा लोग होते थे वो अपने महल में एक गुप्त रास्ता रखते थे जिसका यूज मुसीबत के टाइम में कर सके। जस्ट लाइक इमरजेंसी एग्जिट अपने भी बनवाया होगा ना। इस पर भीमा ने अपनी बोहे ऊपर करते हुए बोला, टीवी अर्थात। इस पर राधिका बोली, अरे यार, अर्थात को छोड़ो। भीमा राधिका के मुंह से ऐसी शब्द सुन चौंकते हुए बोला, यह कैसी वाणी का प्रयोग कर रही है आप? राधिका अपने शब्दों को सही करते हुए बोली, आदरणीय सरदार जी, हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई गुप्त रास्ता जिसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से बाहर निकल सके। यह सुन भीमा बोला, हाँ, बंदी ग्रह के दक्षिण से एक ऐसी खुफिया सुरंग है, परंतु हम जिस जगह कैद है यहाँ से वो सुरंग लगभग 200 हाथ 6 अंगुल की दूरी पर है। उत्तम, यह विचार हमारे मस्तिष्क में क्यों नहीं आया? राधिका धीरे से बड़बड़ाई, कैसे आएगा, हम और बरसाने से फुर्सत मिले तब तो। भीमा बोला, अपने कुछ कहा? राधिका बोली, नहीं तो, आप किसी गुप्त सुरंग के बारे में बात कर रहे थे। भीमा बोला है, परंतु वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बंदीगृह के बाहर भेदी के सैनिक मधुमक्खियों की तरह मंडरा रहे हैं। इतने कड़े पहरे के बीच उन्हें चकमा देकर निकल पाना मुश्किल है। तभी राधिका ने अपने साड़ी में छुपी स्प्रे बोतल निकाली और अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह बांध लिया और बंदीगृह की सलाखों के पास आकर बाहर पहरा दे रहे सैनिकों पर उस बोतले से स्प्रे किया और वो लोग वहीं बेहोश हो गए। यह देख सरदार भीमा चौंकते हुए बोला, अद्भुत, यह कैसा घातक हथियार है? राधिका बोली, यह राधिका का होममेड इमरजेंसी वेपन है, क्लोरोफॉर्म स्प्रे। भीमा बोला, अर्थात? इस पर राधिका बोली, अर्थात हम आपको बाद में समझाएंगे, अभी जल्दी से बंदीगृह का द्वार खोलिए और चलिए यहाँ से, इससे पहले भेदी के और सैनिक आ जाए। भीमा और राधिका सेनापति और बाकी लोगों को मुक्त किया। वहां मूर्छित पड़े सैनिकों के हाथ से तलवार लेते हुए भीमा और सेनापति ने एक कर भेदी के सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और गुप्त सुरंग के रास्ते वहां से निकलने लगे। सुराग का रास्ता बहुत ही जटिल था। वहां इतना अंधेरा था कि एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। चलते चलते राधिका के पैर जवाब देने लगे। वो हंसते हुए बोली, ओ गॉड, कितनी लंबी है यह सुरंग, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी भीमा बोला, अभी तो हमने सिर्फ आधी दूरी तय की है। यह सुन राधिका बोली, वाट, अभी तक हम सिर्फ आधी दूर आए हैं। राधिका की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाकर गिर गई जिसकी वजह से उसके पैर पर चोट लग गई। राधिका दर्द से कहराने लगी। उसकी आवाज सुन भीमा अंधेरे में राधिका को खोदते हुए उसके समीप पहुंचा। क्या हुआ, आप सकुशल तो है? दर्द से कहरते हुए राधिका बोली, मैं और नहीं चल सकते, मेरा पैर भी जख्मी हो चुका है। सेनापति बोला, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती, इससे शीघ्र अति शीघ्र इस सुरंग को पार करना होगा। राधिका बोली, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोग फिर एक एक बार संकट में पड़ो। आप लोग मेरी फिक्र छोड़िए और जाइए यहाँ से। सेनापति बोला, सरदार,
कुछ कीजिए, गजमाता के पैर से लाहुद्रा बह रही है। इनकी हालत बिगड़ रही है। परंतु भीमा सेनापति पैर क्रोधित होते हुए बोला, यह स्त्री तुम्हारी गजमाता नहीं, एक बहरूपिया है। परंतु राधिका मूर्छित होने लगी। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि भीमा ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। यह देख सेनापति बोला, आपकी वाणी भले इन्हें गजमाता रुद्रप्रिया मानने से इनकार कर रही है, परंतु आपका हृदय तो कुछ और ही कह रहा है। एपिसोड 18 प्रेम नहीं नफरत है तुमसे। भीमा और उसके साथियों के बंदीगृह से मुक्त होने की खबर जैसे ही भेदी तक पहुंची, वो गुस्से से तिलमिला उठा। भेदी का गुस्सा कहर बंद सैनिकों पर बरस पड़ा। तुम लोग किसी काम के नहीं? इतने कड़े पहरे के बावजूद वो लोग कैसे बचकर भाग गए? भीमा की तलवार सैनिक की गर्दन पर थी। वो कांपती हुई आवाज में अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, क्षमा सरदार। गजमाता के किसी मायावी सीसी से नशीले पदार्थ का छिड़काव किया और हम बेहोश हो गए। इसी का लाभ उठा वो लोग बंदीगृह से आजाद हो गए। उसके पश्चात वो कहाँ अदृश्य हो गए हमें ज्ञात नहीं। हमारे प्राण बख्श दीजिए सरदार, दया कीजिए। इस पर भीमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, धरती खा गई उन्हें या आसमान निगल गया, आखिर गए तो गए कहाँ वो लोग। तभी अघोरा बोला, बंदीगृह की चारदीवारी के बाहर वो लोग नहीं गए। अगर ऐसा होता तो हमारी कुलकर्णी सेना उन्हें मौत की नींद सुला चुकी होती। जरूर उन्होंने यहाँ से भागने में किसी गुप्त मार्ग का प्रयोग किया है, जो बंदीगृह के अंदर ही होना चाहिए। हमें शीघ्र अति शीघ्र वो मार्ग खोजना होगा। भेदी वहां खड़े सैनिकों को आदेश देते हुए बोला, बंदीगृह का कोना कोना छान मारो। कल सुबह सूर्योदय से पहले वो भीमा मुझे अपने समक्ष चाहिए। उसके रक्त से हम खुद का राज्याभिषेक करेंगे। वहीं दूसरी तरफ सरदार भीमा सेनापति और अन्य लोगों के साथ सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंच चुका था। यह गुप्त सुरंग कुलदेवी की प्राचीन गुफा में खुलती थी। यह गुफा घने जंगल के बीच थी। भीमा ने राधिका को गुफा में एक शिला पर लेटा दिया। राधिका अभी भी मूर्छित अवस्था में थी। भीमा बोला, आज रात्रि हमें यहाँ ही व्यतीत करनी होगी। सुबह भोर होते ही हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सेनापति ने चिंतित होते हुए बोला, सरदार कल प्रातःकाल भेदी का राज्याभिषेक हो जाएगा। अगर वो दुष्ट गजकेशरी का सरदार बन गया तो अनर्थ हो जाएगा सरदार। गजमणि भी अभी उसके कब्जे में, हमारे सारे सैनिक भी मारे जा चुके हैं। इतने कम समय में नई प्रशिक्षित सेना का पुनः निर्माण भी संभव नहीं। इस पर सरदार भीमा बोला, गजकेशरी के भविष्य को लेकर हमारा हृदय भी चिंतित है। हमें शीघ्र ही कोई योजना सोचनी होगी। हम कद्यपि अपने गजकेशरी को उस दुष्ट के हाथों में नहीं जाने देंगे। इस पर गजपुरोहित कुलदेवी के समक्ष हाथ जोड़ प्रार्थना करते हुए बोला, हमें अपनी कुलदेवी और सरदार भीमा पर पूर्ण भरोसा है। गजमणि भले ही उस दुष्ट के हाथों में चली गई है, परंतु कुलदेवी माँ का आशीर्वाद आज भी आपके साथ है सरदार भीमा। सरदार भीमा ने कुलदेवी के चरणों में झुककर उन्हें नमन किया और बोला, हे माँ, हमें शक्ति देना, हम गजमणि और गजकेशरी की उस दुष्ट पापी से रक्षा कर सके। हमें कोई मार्ग दिखाइए माँ। तभी अचानक राधिका ने गले में जो हाथी दंत की माला के बीच लगा चमकीला रत्न प्रकाशित होने लगा। राधिका धीरे धीरे कर होश में आ गई। वो अपने स्थान पर खड़ी हुई और भीमा को अपने समक्ष देख उसका हृदय भावुक हो गया। उसकी खुशी उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। वो भीमा के समीप आई और उसे छूते हुए बोली, कहीं यह हमारा स्वप्न तो नहीं? और फिर उसने भीमा को छूकर देखा और खुशी से बोली, तुम हमारे समक्ष हो, हमें तो यकीन नहीं हो रहा। कुलदेवी माँ ने हमें हमारा प्रेम लौटा दिया। हमारा भीमा जीवित है और हमारे समक्ष खड़ा है। हमारा हृदय की खुशी को कैसे बयां करे, हमें तो समझ नहीं आ रहा। राधिका का व्यवहार देख वहां मौजूद हर कोई हैरान था।
भीमा ने राधिका को खुद से दूर किया और बोला, यह क्या कर रही है आप? हमारे इतने समीप आने का हक सिर्फ हमारी रुद्रप्रिया का है। भीमा की बात सुन राधिका आश्चर्य से भरे स्वर में बोली, अर्थात आप हमसे ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं जैसे हम कोई पर स्त्री हो? यह हम है आपकी रुद्रप्रिया। भीमा गुस्से से बोला, नहीं हो तुम रुद्रप्रिया। तुम एक बहरूपिया हो जिसने हमारी रुद्रप्रिया का भेष धारण किया है। एक बार हमारी आंखें धोखा कहा चुकी है, परंतु अब नहीं। राधिका बोली, आखिर हमने ऐसा किया क्या है जो आप हमसे इतने रुष्ट और क्रोधित है? इस पर भीमा बोला, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप पूछ रही है आपने क्या किया है? जब जब हम आपको देखते हैं हमारे हृदय को पीड़ा पहुंचती है। आप जो भी है जहां से आई है वापस लौट जाइए। राधिका बोली, हमें ज्ञात है यह जरूर हमारे कानों का भ्रम है। हम कोई बहरूपिया नहीं है, हम रुद्रप्रिया है, तुम्हारी रुद्रप्रिया जिनसे आप इतना प्रेम करते थे। भीमा गुस्से से बोला, आप जैसे निर्लज्ज विश्वासघाती स्त्री हमारे प्रेम को छोड़ो नफरत के भी योग्य नहीं है। यह सुन रुद्रप्रिया एक पल के लिए सन्न रह गई। भीमा की वाणी से निकले शब्द उनके हृदय को आघात कर रहे थे। वो कुछ भी स्मरण नहीं कर पा रही थी। भीमा ने सेनापति मृगभानु से बोला, सेनापति जी चलिए, हमें एकांत में आपसे कुछ बात करनी है। हमारे पास वक्त बहुत काम है, पहले ही इस स्त्री के चक्कर में हमारा काफी समय व्यर्थ हो चुका है। इसके पश्चात सेनापति और भीमा वहां से किसी एकांत जगह पर चले गए। रुद्रप्रिया कुलदेवी के समक्ष खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा। उसमें दिमाग में अनेकों प्रश्न थे। वो कुलदेवी के समक्ष खड़ी थी। वही दूसरी और भेदी के सैनिक बंदीगृह में गुप्त द्वार को खोजने में लगे थे। खोजते खोजते वो बंदीगृह के दक्षिण छोर तक पहुंच चुके थे। एक सैनिक बोला, हमने बंदीगृह का चप्पा चप्पा छान मारा सरदार, परंतु हमें यहाँ कोई भी गुप्त मार्ग नहीं मिला। तभी भेदी की नजर दक्षिण छोर के उत्तरी कोने में मिट्टी थोड़ी उभरी हुई थी। भेदी उस जगह के समीप गया और उसका मुआयना किया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस जगह से मिट्टी को हटाया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया और कुछ ही देर बाद वहां की मिट्टी को जब हटाया गया तो उसके नीचे एक बड़ी सी विशाल शिला थी। जब उस शिला को वहां से हटाया गया तो उसके नीचे एक बड़ा तहखाना था। क्या भेदी पहुंच जाएगा गुप्त सुरंग के खुफिया मार्ग तक? क्या राधिका को याद आ गया है सदियों पुराण अपना अतीत? भीमा की बढ़ती नफरत कैसे बनेगी फिर से मोहब्बत? जानने के लिए पढ़े आगे। एपिसोड 19 अतीत के पन्नों का भविष्य जनता हूं मैं। भेदी उस गुप्त तहखाने को देख दांग रह गया। यह कैसा तहखाना है? कहीं वो लोग भी इसी तहखाने में तो नहीं छुपे? भेदी सैनिकों के साथ उस तहखाने के अंदर गया। उसने देखा कि तहखाने के अंदर 7 दरवाजे थे। यह दरवाजे किसी गुप्त सुरंग में खुलते थे। हर दरवाजे के ऊपर गजकेशरी का राज्य चिन्ह बना था। यह 7 दरवाजे हूबहू एक दूसरे की नकल थे। यह देख भेदी का सर चकरा गया। वो बोला, यह जगह अकल्पनीय है। इस जगह के बारे में न ही कभी सुना है ना देखा। इस पर भेदी का एक खास आदमी बोला, सरदार यह जगह बहुत ही गुप्त है। इस जगह के बारे में केवल भीमा और कुछ खास लोगों को ही ज्ञात है। यह तक कि बंदीगृह के किसी भी राजसी नक्शे के शिलालेख पर ऐसी किसी जगह का नामोनिशान नहीं है। यह सुन भेदी गुस्से से तहखाने की दीवार पर अपना हाथ पटकते हुए बोला, चाहे जो हो जाए परंतु वो भीमा बचकर नहीं जाना चाहिए। 7 द्वारा को तोड़ दिया जाए। भेदी के आदेश पर जैसे ही सैनिक उन द्वारा को तोड़ने के लिए उनके समीप गए, तहखाने की दीवारें कांप उठी। यह देख सैनिक घबरा गए और पीछे हट गए। इस पर भीमा का खास आदमी बोला, सरदार हमें लगता है इन द्वारा को बलपूर्वक नहीं खोला जा सकता।
अगर ऐसा किया तो यह किसी बड़े संकट को आमंत्रण देने जैसा होगा। इस पर भेदी एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, यह द्वार खुलेंगे और इसी क्षण खुलेंगे। भेदी ने गजमणि को निकला और भेदी ने गजमणि को अपने हाथ पर रखा और आंखें बंद कर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। भेदी के मंत्रोच्चारण से गजमणि हवा में उठ गई। गजमणि के तेज से तहखाना जगमगा उठा। वहां मौजूद लोगों की आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और देखते ही देखते एक एक कर वो सातों द्वार खुल गए और उसके पश्चात गजमणि वापस से भीमा के हाथ पर आ गई। यह देख भेदी खुशी से अपनी शैतानी आवाज में बोला, देखा, भेदी कुछ भी कर सकता है। सर्वशक्तिमान हूँ मैं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। सरदार भीमा अपने अंतिम सांसों की उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि शीघ्र ही हम तुम्हें इस जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे। तभी अघोरा बोला, परंतु इन 7 द्वारा में से सरदार भीमा ने कौन से मार्ग का प्रयोग किया है, यह हमें कैसे ज्ञात होगा। इस पर भेदी मुस्कुराते हुए उन 7 द्वारा के मध्य में बने द्वारा की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह है वो द्वार जो हमें भीमा तक पहुंचाएगा। इस पर अघोरा बोला, तुम इतने दावे के साथ यह कैसे कह सकते हो भेदी। इस पर भेदी बोला, जब यह सातों द्वार खुले तो गजमणि ने अंतिम संकेत इसी द्वार की तरफ दिया था, इसलिए यही है उचित मार्ग। सैनिकों, प्रस्थान करो और उस भीमा को जीवित हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। वहीं दूसरी तरफ भीमा सेनापति को भेदी के खिलाफ उनकी रणनीति समझा रहे थे। सरदार भीमा ने सेनापति जी को अपनी संपूर्ण रणनीति बताई और फिर बोले, एक छल उस दुष्ट भेदी ने किया अधर्म के लिए, अब एक छल हम करेंगे, पुनः धर्म को स्थापित कर उस दुष्ट से अपने गजकेशरी को आजाद करेंगे। सेनापति जी बोले, हाँ सरदार, उचित है। अब वक्त आ गया है उस अधर्मी, पापी और कपटी को उसकी ही भाषा में जवाब देना का। जय गजकेशरी। अमर गजकेशरी। भीमा बोला, हमें यकीन है भेदी अब तक गुप्त सुरंग को खोज चुका होगा और हमारे छोड़े हुए सुरागों का अनुसरण करते हुए वो हमारे पीछे जरूर आएगा। जैसे ही वो कुलदेवी की गुफा में प्रवेश करेगा, हम उसके समक्ष आ जाएंगे और उसका पूर्ण ध्यान हम पर केंद्रित होगा। आपको इसी अवसर का लाभ उठाना है और सही वार करना है। ध्यान रहे, भेदी के पास गजमणि की शक्ति है, आपकी जरा सी चूक सब कुछ खत्म कर देगी। सेनापति मृगभानु बोला, जी सरदार। भेदी भीमा को खोजते खोजते कुलदेवी की गुफा में पहुंच चुका था। भेदी सैनिकों से बोला, खोजो उन लोगों को, आज तो उनकी यह कुलदेवी भी उन्हें हमसे नहीं बचा सकती। कुछ ही देर बाद भेदी की तलाश पूर्ण हुई। भीमा भेदी के समक्ष था। भेदी भीमा को खुद के इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करते हुए थोड़ा चौंका और बोला, आखिरकार भेदी के समक्ष तुमने घुटने टेक ही दिए सरदार। भीमा बोला, भेदी, तुम्हारा प्रतिशोध हमसे से हम तुम्हें खुद को समर्पित करते हैं, परंतु हमारे गजकेशरी की खुशहाली और स्वतंत्रता हमें लौटा दो। भेदी शैतानी मुस्कान के साथ भीमा के समीप आया और बोला, और अगर हम ऐसा न करें तो। इस पर भीमा ने गुस्सा से भरी लाल आंखों से भेदी की तरफ देखते हुए बोला, तो सौगंध गजकेशरी की हम तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया से मिटा देंगे। भेदी थोड़ा घबराया, परंतु फिर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, लगता है मृत्यु का खौफ नहीं है तुम्हें, परंतु अभी होगा। भेदी ने अपने हाथ से तालियां बजाई। तभी 2 सैनिक सेनापति और गजपुरोहित को बंदी बना वहां हाजिर हो गए। वो दोनों बहुत अधिक जख्मी हालत में थे। यह देख भीमा के पैरों टेल की जमीन खिसक गई। भीमा चिंतित होते हुए बोला, सेनापति जी, गजपुरोहित जी। भेदी शैतानी हंसी के साथ बोला, क्या हुआ सरदार, तुम्हारी योजना तो विफल हो गई। क्या हुआ, हैरान हो यह सब कैसे हुआ। तुम्हारी योजना बहुत अच्छी थी परंतु थोड़ी आउटडेटेड थी। तुम्हारी योजना भेदी को मात दे सकती है परंतु ऋत्विक भल्ला को नहीं। सदियों आगे जाकर हमने अतीत से जुड़े पन्नों का भविष्य पहले ही देख लिया है।
भेदी की बातें सुन भीमा आश्चर्य से बोला, अर्थात यह तो वही विचित्र भाषा के शब्द प्रतीत होते हैं जो वो स्त्री प्रयोग कर रही थी। भेदी शैतानी मुस्कान के साथ भीमा के समीप आया और बोला, और अगर हम ऐसा न करें तो। इस पर भीमा ने गुस्सा से भरी लाल आंखों से भेदी की तरफ देखते हुए बोला, तो सौगंध गजकेशरी की हम तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया से मिटा देंगे। भेदी थोड़ा घबराया परंतु फिर चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, लगता है मृत्यु का खौफ नहीं है तुम्हें, परंतु अभी होगा। भेदी ने अपने हाथ से तालियां बजाई। तभी दो सैनिक सेनापति और गजपुरोहित को बंदी बना वहां हाजिर हो गए। वो दोनों बहुत अधिक जख्मी हालत में थे। यह देख भीमा के पैरों टेल की जमीन खिसक गई। भीमा चिंतित होते हुए बोला, सेनापति जी, गजपुरोहित जी। भेदी शैतानी हंसी के साथ बोला, क्या हुआ सरदार, तुम्हारी योजना तो विफल हो गई। क्या हुआ, हैरान हो यह सब कैसे हुआ? तुम्हारी योजना बहुत अच्छी थी परंतु थोड़ी आउटडेटेड थी। तुम्हारी योजना भेदी को मात दे सकती है परंतु ऋत्विक भल्ला को नहीं। सदियों आगे जाकर हमने अतीत से जुड़े पन्नों का भविष्य पहले ही देख लिया है। भेदी की बातें सुन भीमा आश्चर्य से बोला, अर्थात यह तो वही विचित्र भाषा के शब्द प्रतीत होते हैं जो वो स्त्री प्रयोग कर रही थी। भीमा को इस तरह हैरान परेशान देख भेदी के हृदय को आनंद की अनुभूति हो रही थी। भेदी बोला, हैरान न हो भीमा, अभी तो हमने सिर्फ तुम्हें एक नज़्मा दिखाया है, प्रस्तुति तो बाकी है। एपिसोड 20 मिलकर भी जो मिल ना पाए। सूर्योदय हो चुका था। भेदी का राज्याभिषेक शुरू हो चुका था। सरदार भीमा और सेनापति मृगभानु को लोहे की बेड़ियों से बांध रखा था। भीमा के सैनिक लगातार उन पर कोड़ों की बारिश कर रहे थे। भीमा का शरीर लहूलुहान हो चुका था परंतु उसकी आत्मा दुष्ट भेदी के समक्ष झुकने को तैयार नहीं थी। उनकी आंखें बेखौफ थी और उनकी वाणी गजकेशरी की जय जयकार के नारे लगा रही थी। जय गजकेशरी, अमर गजकेशरी। इस दृश्य को देख कबीले वालों की आंखें नम और गर्दन झुकी हुई थी। गजकेशरी में आज का सूर्योदय रोशनी नहीं, अंधकार लाया था। चारों तरफ लोगों में रूह कंपा देने वाला भय था। भेदी गज सिंहासन पर विराग चुका था। उसकी आंखों में क्रूरता और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। अघोरा भेदी के शीश पर मुकुट रखने ही वाला था कि तभी पीछे से एक तीर उसके हाथ को छलनी करते हुए आर पार हो गया। उसके हाथ से गजमुकुट छूट हवा में लहरा गया और लहराते हुए सरदार भीमा के सर पर विराजित हो गया। यह सब देख भेदी की आंखें गुस्से के लाल हो गई। वो चिल्लाते हुए बोला, किसकी मृत्यु आई है जिसने हमारे राज्याभिषेक में बाधा डालने का दुस्साहस किया? तभी तुरंग पर सवार एक वीरांगना सैनिकों का समूह वहां आ गया और उन वीरांगनाओं ने श्वेत वस्त्र से अपने मुख को ढाका हुआ था और देखते ही देखते वो वीरांगनाएं बिजली की तरह भेदी के सैनिकों पर बरस पड़ी। तभी उन वीरांगनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्री ने अपनी तलवार भेदी की गर्दन पर रख दी और अपने चेहरे से श्वेत नकाब हटते हुए बोली, दुष्ट गजकेशरी का ख्याल भी अपने स्वपन से भी निकाल दो। भेदी ने थोड़ा घबराते हुए बोला, तुम? तभी वो स्त्री बोली, हाँ हम, गजमाता रुद्रप्रिया। तुम्हारी मृत्यु नियति ने हमें नया जीवन दान दिया है। तेरा सर्वनाश मेरे ही हाथों लिखा है भेदी। गजमाता ने भेदी पर अपनी तलवार से वार किया परंतु उनकी तलवार से हुआ घाव ठीक हो गया। गजमाता ने फिर से भेदी पर अधिक तीव्रता से घातक वार किया परंतु उनके वार का घाव पुनः ठीक हो गया। यह देख गजमाता रुद्रप्रिया बोली, है कुलदेवी माँ, यह क्या हो रहा है? इस पर हमारे प्रहार का कोई प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? भेदी हंसते हुए बोला, गजमाता रुद्रप्रिया, इस बार भी तुमने बहुत देर कर दी। जब तक गजमणि हमारे पास है तब तक तुम तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत हमें छू भी नहीं सकती।
और फिर भेदी ने गजमणि की मदद से गजमाता के एक मायावी जाल में कैद कर दिया। यह देख भीमा गुस्से से अपने हाथ की बेड़ियों को खींचते हुए बोला, भेदी हम तुम्हारे प्राण ले लेंगे। यह देख भेदी शैतानी मुकस्कन के साथ बोला, चाहे जो सदी हो प्रेमिका को आहत हुआ तो प्रेमी का खून खोल ही जाता है, परंतु इस गुस्से को बचाकर रखो सरदार, क्योंकि अभी हम जो ऐलान करने वाले हैं उसके पश्चात तुम्हारा गुस्सा और अधिक बढ़ने वाला है, परंतु अफसोस तुम ना अभी कुछ कर सकते ना ही बाद में कुछ कर पाओगे। भेदी ने समस्त गजकेसरी के सामने ऐलान किया, हमारे राज्याभिषेक के पश्चात हम तुम्हारी प्रिय गजमाता रुद्रप्रिया से राक्षस विवाह करेंगे और उन्हें अपने चरणों की दासी बना उनकी नेक किस्मत को खुद के साथ जोड़ सदियों पर राज करेंगे। भेदी के ऐलान से समस्त गजकेसरी की रूह कांप गई। भीमा की आंखों में गुस्सा अंगार बन चुका था। भेदी की बात से कबीले वालों की झुकी हुई नम आंखें क्रोध से भर गई थी। कबीले वाले गुस्से से बोले, दुष्ट, हमारी गजमाता के लिए ऐसे उपशब्द कहकर तुमने मर्यादा की हर हद को पार कर दिया है। गजमाता ने गजकेसरी को अपने स्नेह से सिंचा है, हमारे जीवित रहते तुम गजमाता की गरिमा को शर्मसार नहीं कर सकते। भीमा ने भी अपने बाहुबल से लोहे की बेड़ियों को तोड़ दिया और भेदी की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा। यह सब देख भेदी बोला, ठीक है, तुम्हारे जीवित रहते नहीं तो तुम्हारी मृत्यु के पश्चात ही सही, और मृत्यु की शुरुआत तुम्हारे सरदर भीमा से होगी। और फिर भेदी ने गजमणि की सहायता से भीमा पर वार किया। गजमणि भीमा पर प्रहार करने ही वाली थी कि तभी गजमाता रुद्रप्रिया खुद को भेदी के माया जाल से मुक्त कर भीमा के समक्ष ढाल बनकर खड़ी हो गई और मणि का प्रहार खुद पर ले लिया। यह देख हर किसी के रोंगटे कहते हो गए। चारों तरफ डरावना सन्नाटा छा गया। गजमाता धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कबीले वाले यह देख कहर बन भेदी पर टूट पड़े। गजमणि गजमाता की नाभि में समा चुकी थी। भीमा ने रुद्रप्रिया को अपनी बाहों में भर लिया और उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए बोला, रुद्रप्रिया, उठो प्रिय, तुम अपने भीमा को फिर से छोड़कर नहीं जा सकती। उठो रुद्रप्रिया, उठो, अपने नैन खोलो और हमसे बात करो प्रिय। उठो रुद्रप्रिया, तुम हमें फिर से अकेला कर हमसे दूर नहीं जा सकती। हम तुम्हें ऐसा कद्यपि नहीं करने देंगे। परंतु रुद्रप्रिया के दिल की धड़कनें शांत हो चुकी थी। भेदी का कबीले वालों ने मार मार कर अंत कर दिया था। सेनापति जी सरदार भीमा के समीप आए और उन्हें संभालते हुए भावुक स्वर में बोला, सरदार, संभालिए खुद को, वो जा चुकी है। हमारी गजमाता ने गजकेसरी को अपने प्राणों की आहुति देकर नया जीवन दान दिया है। हम आपके हृदय की पीड़ा को समझ सकते हैं, परंतु यह सत्य हम नहीं नकार सकते कि हमारी गजमाता गजकेसरी का संकट अपने साथ लेकर हमसे बहुत दूर जा चुकी है। भीमा रुद्रप्रिया को अपने गले से लगा बिलख बिलख कर उनके वियोग में रोने लगा। भीमा का हृदय रुद्रप्रिया के साथ उनकी स्मृतियों को याद करने लगा और साथ ही साथ उनके रुद्रप्रिया के साथ किए कठोर व्यवहार के लिए उन्हें कचोटने लगा। आखिर कैसा खेला है नियति ने हमारे साथ। उसने हमारे दिल को धड़कन तो दी, परंतु धड़कने से पहले ही पुनः छीन ली। भीमा की आंखों से बहते वियोग के आंसू अपनी प्रियतमा रुद्रप्रिया को बुला रहे थे। उनका हृदय इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि उनकी रुद्रप्रिया उनसे दूर जा चुकी थी। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। यह वही बूढ़ी औरत थी जिससे सदियों आगे राधिका की मुलाकात हुई थी। वो अपनी लाठी के सहारे चलते हुए भीमा के समीप आई और बोली, नियति कब किस तरफ करवट ले कोई नहीं जानता, जो लिखा है वो घटित होकर रहता है। भेदी ने नियति के विरुद्ध जाकर षड्यंत्र रचा। नियति ने उसका अंत करने के लिए ही गजमाता के अस्तित्व का अतीत में पुनः सर्जन किया। भीमा ने हैरानी से उस बूढ़ी औरत से पूछा, कौन है आप? पहले कभी आपको गजकेसरी की सीमा में नहीं देखा,
परंतु वो बूढ़ी औरत भीमा की बात का कोई जवाब नहीं देती और कुलदेवी का आवाहन करते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। नीति का यह कैसा खेल, मिलाया भी और रुलाया भी, कैसे समझाएगा भीमा अपने हृदय को जिसकी धड़कन अब उसके साथ नहीं।